Hello everyone, let's start today's science class by Dipakshi. So this is the first video of chapter 2 acids, bases and salts of class 10 subject science. Let's begin this chapter with this situation. Let's say कि ये आपका कोई friend है जिसको acidity की problem हुई है और आपको इसके पेन को रिलीव करने के लिए यू हैव 3 थिंग्स, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा. तो आप अपने इस फ्रेंड को क्या दोगे? जस्ट थिंक. आई होप यू ऑल सेलेक्टेड बेकिंग सोडा सोल्यूशन. लेकिन क्यों? तो जैसे कि हमें पता है कि एसिडिटी होना मतलब कि हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड का रिलीज़ होना. उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए या नलीफाई करने के लिए हमें बेस कंज्यूम करना होगा या अपने फ्रेंड को बेस देना होगा. हमारे पास 3 चीज़ें थी, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा. हमें पता है हमारा जो लेमन जूस होता है वो एसिडिक होता है नेचर में. कैसे? क्योंकि वो सावर होता है टेस्ट में, खट्टा होता है टेस्ट में. विनेगर मतलब सिरका भी हमारा सावर होता है टेस्ट में, वो भी एसिडिक होता है नेचर में, राइट. और हमारा जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक होता है. तो जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड रिलीज हुआ है उसको नलीफाई करने के लिए हम एक बेस कंज्यूम करेंगे या अपने फ्रेंड को एक बेस देंगे. Okay, so now let's discuss our basic understanding और knowledge about acids and bases. So जैसे कि हमें पता है कि हम सारे chemical substances को 3 categories में divide कर सकते हैं. ऐसे substance जो कि acidic है nature में, ऐसे substance जो कि basic है nature में, और third type जो कि ना acidic है ना basic है, which come into the category of neutral substances. सो इन क्लास 7th ऑल्सो वी स्टडीड दैट कि हमारे जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो सावर होते हैं. सावर मीन्स खट्टे होते हैं टेस्ट में. जो हमारे बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कड़वे होते हैं. कड़वे मतलब बिटर होते हैं. और जो हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, राइट. सो अब क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे एसिडिक सब्सटेंसेस के? एसिडिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं हमारे लेमन जूस, जो कि हमें पता ही है कि जो कि क्या होता है, सावर होता है टेस्ट में. दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं. हमें पता है कि हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है. नाउ फॉर द बेसिस और द सब्सटेंस विच आर बेसिक, सोप. हमारी जो सोप होती है, कभी कभार नहाते वक्त गलती से सोप या शैम्पू हमारे मुंह में चला जाता है, सो वी रियलाइज दैट वो बहुत बिटर होता है टेस्ट में, राइट. बेकिंग सोडा इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर. देन थर्ड थिंग इज योर न्यूट्रल सब्सटेंसेज मोर और लेस आपके टेस्टलेस होते हैं. सो न्यूट्रल सब्सटेंसेज का एग्जाम्पल हमारा होता है वाटर, राइट. एंड जितने भी हमारे सॉल्ट होते हैं लाइक NaCl, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये न्यूट्रल होती हैं, ठीक है. नाउ द थिंग इज़ दैट कि हम सारी चीज़ों को टेस्ट कर तो ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि क्या चीज़ एसिडिक है, क्या चीज़ बेसिक है, क्या चीज़ न्यूट्रल है, राइट. हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आइडेंटिफाई कर सके किसी भी सब्सटेंस का नेचर, वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. सो फॉर दैट वी हैव सम केमिकल सब्सटेंसेस, दोज आर कॉल्ड indicators. So now let's understand about indicators. As we can see on the screen also, indicators are the chemicals which indicate the acidity or basic nature of the other substance. मतलब कि indicators एक ऐसे chemicals होते हैं जो कि दूसरे substances, क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है या क्या वो न्यूट्रल है, ये बताते हैं हमें. तो अब हमारे कोर्स में 3 इंडिकेटर्स हैं विच आर मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन एंड लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन फर्दर 2 टाइप का होता है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस. सो नाउ वन बाय वन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज. फर्स्ट वन इज आर मिथाइल ऑरेंज.
सो एज द नेम सजेस्ट मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज. यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. अब लेट से यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन इन वन बीकर दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. आपके लेफ्ट साइड में एक बीकर है जिसमें एसिड प्रेजेंट है या एसिडिक सॉल्यूशन है, और आपके राइट साइड में एक दूसरा बीकर है जिसमें कि आपका बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट था. अब जब आप मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स अपने एसिड में या एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर रेड हो जाएगा. और ये जो रेड कलर में जो चेंज होना है सॉल्यूशन का, ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपका सॉल्यूशन या फिर वॉट एवर यू हैव टेकन इज एसिडिक इन नेचर. वाइल बेस के केस में अगर आप कुछ ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज की डालोगे सोल्यूशन में, सो इट विल टर्न येलो. और ये जो चेंज इन कलर है, this will indicate that आपका solution is base. So this is how your methyl orange indicate the acidity or basicity of any substance. Now let's come to phenolphthalein. Your second indicator is phenolphthalein. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट साइड में एक बॉटल है फिनोफ्थलीन की. इन दिस यू कैन सी दैट योर फिनोफ्थलीन इज अ केमिकल विच इज कलरलेस, राइट. सो हाउ इट इज यूज्ड. सो अगर आपने फिनोफ्थलीन को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो वहाँ पर कोई भी चेंज इन कलर नहीं होता है. वहाँ पर आपका जो एसिड का ओरिजिनल कलर था इट विल बी सेम ओनली. लेट्स से यू हैड HCl. HCl आपका ट्रांसपेरेंट होता है या वाटर लाइक होता है दिखने में, राइट. देयर इज नो कलर टू दैट. और अगर आप उसमें फिनोफ्थलीन डालोगे तो कोई भी चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा. इट विल रिमेन कलरलेस ओनली. बट इन द केस ऑफ बेस, लेट्स से आपने ले लिया है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा आपको अभी पता ही चला है कि ये एक बेसिक सब्सटेंस है. तो अगर आपने बेसिक बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स डाली, सो योर सॉल्यूशन विल टर्न पिंक. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि फिनोफ्थलीन एसिड्स की प्रेजेंस में कलरलेस रहता है और बेस की प्रेजेंस में वो पिंक कलर शो करता है, राइट. नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर विच इज लिटमस सॉल्यूशन. नाउ जो लिटमस सॉल्यूशन होता है बेटा, ये दो टाइप का होता है. लिटमस डाई होती है हमारी दो टाइप की. फर्स्ट वन इज रेड लिटमस सॉल्यूशन और रेड डाई, एंड सेकंड वन इज ब्लू डाई, राइट. अब अगर आप रेड डाई को किसी एसिड में डालोगे तो यू विल सी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा. वाइल अगर आप रेड लिटमस सॉल्यूशन या रेड डाई को एक बेस में डालोगे तो ब्लू कलर विल बी अपीयर्ड, राइट. एक ब्लू कलर आपको दिखेगा. बट इन द केस ऑफ ब्लू लिटमस, अगर आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को एक एसिड में डालोगे तो यू विल ऑब्जर्व और यू विल सी अ रेड कलर, राइट. वाइल इन द केस ऑफ बेस, अगर आप ब्लू डाई को बेस में डालोगे तो देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा. सो नाउ लेट्स समराइज द कलर चेंज ड्यू टू वेरियस indicators in presence of acid and base. As you can see on the screen that there is first column in which indicators are written methyl orange, phenolphthalein, red litmus and blue litmus. And after that the original color of indicators are written. Methyl orange is orange in color, phenolphthalein is colorless, red litmus is red in color and blue litmus is blue in color, correct. So now let's one by one recall the changes in color. So methyl orange in the presence of acid shows red color, correct. And then methyl orange in the presence of base shows yellow color, fine. Now for the phenolphthalein, which is colorless, it shows no change in acid, while in the presence of base it shows pink color, right. Now for the red litmus, which is red in color, shows no change in the presence of acid, while we observe the blue color in the presence of base in the case of red litmus. For the blue litmus, which is blue in color, we observe the red color in the presence of acid, and in the presence of base we see no change, correct, right. So now these are the color changes in the presence of
three type of indicators which are in our course. Now one more thing that is important to know, that methyl orange and phenolphthalein, out of all these indicators, are synthetic indicators, means they are completely made in laboratories, while your litmus solution, whether it is your red litmus or blue litmus, it is your natural indicator. Why it is natural indicator? Because we get it from lichens. I hope you remember what lichens are. Lichens are the symbiotic relationship or symbiotic association between fungi and algae. क्या होता है symbiotic association? मतलब एक ऐसी association या एक ऐसी relationship organisms के बीच में जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी चीज के लिए. तो लाइकेन हमारी फंजाई और एल्गी के बीच की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को कहते हैं, जिसमें हमारी जो एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है और वो एक शेल्टर देती है फंजाई को रहने के लिए, और उसके बदले में फंजाई सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके एल्गी को देती है. ठीक है, अब ये जो लाइकेन होता है, लाइकेन से हम एक डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक डाई निकालते हैं जो कि पर्पल डाई होती है, और उस पर्पल डाई से ही लिटमस सॉल्यूशन बनता है. लेकिन अभी हमने तो देखा कि लिटमस तो रेड और ब्लू कलर का होता है, ये पर्पल, लेकिन हमने तो पर्पल डाई एक्सट्रैक्ट करी है. तो एक्चुअल में जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर एसिड की बात करें तो एसिड की प्रेजेंस में रेड कलर शो होगा, है ना. तो रेड कलर, पर्पल से रेड कलर तो ऑब्जर्व हो जाएगा, है ना, बट पर्पल से ब्लू कलर शो होना थोड़ा मुश्किल है, राइट. तो इस पर्पल डाई को अल्टर करके हम रेड और ब्लू कलर में चेंज करते हैं, ताकि वो जो चेंज इन कलर हो वो बहुत ज़्यादा एविडेंट हो, वो प्रॉपरली दिख सके. बट एक्चुअल में जो आपका लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन. लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी. नाउ on the basis of everything that we have learned by now, let's just do the activity 2.1, and on the basis of that we can fill table 2.1. So what is your activity? Activity is that you have to collect various solution from the science laboratory. तो हमें बहुत सारे solution collect करने हैं science lab से. First one is your HCl, second one is sulfuric acid, third one is nitric acid, fourth one is acetic acid, fifth one is sodium hydroxide, sixth one is calcium hydroxide, seventh one is potassium hydroxide, eighth one is magnesium hydroxide, and ninth one is ammonium hydroxide. अब इन सारे सॉल्यूशन के साथ हमें क्या करना है? वी हैव टू पुट ड्रॉप ऑफ ईच अबव सॉल्यूशन ऑन वॉच ग्लास. वॉच ग्लास में हमें ये सारे सॉल्यूशन लेने हैं और इनकी एसिडिटी या बेसिसिटी को चेक करना है विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. ये सारे लिटमस, ये सारे इंडिकेटर्स आपके टेबल 2.1 में इंडिकेटेड भी हैं. सो नाउ लेट्स discuss what will be the changes in color in the presence of these indicators. So first one, as you can see on the screen, is hydrochloric acid. Acid है ये, तो acid red litmus की presence में क्या show करेगा? There will be no change. No change, correct. Then second one is your blue litmus. Blue litmus acid की presence में क्या show करता है? Red color. So we have written red color. Now phenolphthalein. Phenolphthalein hydrochloric acid. Acid की presence में क्या show करता है? It stays colorless, right? So there will be no change. And then for the methyl orange show red color in the presence of acid. So I hope this much is clear to you. Now similarly, hydrochloric acid,
sulfuric acid, nitric acid and acetic acid. These four are acids, so they will show same results, right? क्योंकि red litmus आपका acids की presence में no change show करेगा, blue litmus आपका acids की presence में red color show करेगा, phenolphthalein आपका acid की presence में no change show करेगा और methyl orange आपका acids की presence में red color show करेगा. Correct? Now let's move to fifth one, that is a base, that is a sodium hydroxide, right? तो रेड लिटमस आपका एक बेस की प्रेजेंस में क्या शो करता है? ब्लू कलर. सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन, है ना. फिर ब्लू लिटमस आपका एक बेस की प्रेजेंस में क्या शो करता है? नो चेंज, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता. फिनोफ्थलीन बेस की प्रेजेंस में क्या शो करेगा? पिंक कलर. सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन. देन मिथाइल ऑरेंज बेस की प्रेजेंस में क्या शो करेगा? येलो कलर. सो वी हैव रिटन येलो, राइट. सो नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके बेस हैं. तो ये आपके सिमिलर रिजल्ट शो करेंगे कि आपका रेड लिटमस बेसिस की प्रेजेंस में ब्लू कलर शो करेगा, आपका ब्लू लिटमस विल शो नो चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, फिनोफ्थलीन विल शो पिंक कलर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड मिथाइल ऑरेंज विल शो yellow color in presence of base. So I hope this question which is given in your NCERT only helped you to solidify your concept of color changes in the presence of various indicators, है ना. You can fill this table with the help of this video only in your NCERT book. Now on the basis of our knowledge about the indicators so far, there is a question to you which is the first question of your NCERT in text question. You have been provided with 3 test tubes. One of them contain distilled water. आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं जिसमें एक टेस्ट ट्यूब में distilled water है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है और तीसरी टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है. ठीक है. इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अब इंडिकेटर के लिए आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है, तो उस रेड लिटमस की हेल्प से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू थिंक एंड इट इज योर होमवर्क. एवरीवन हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन in the comment section. I'll just check the comment section for your answers. Now let's move on to another type of indicators which are present but are not very वाइडली यूज्ड. ये इस तरह के इंडिकेटर्स हैं जो कि होते हैं बट हम ज़्यादा इनको प्रेफर नहीं करते यूज़ करने के लिए. सो दीज आर योर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. नाउ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स हुज स्मेल चेंज व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल में चेंज आता है जब उन्हें एसिड या बेस की प्रेजेंस में रखा जाता है. जैसे कि आपके जो पीछे आपने 4 इंडिकेटर्स पढ़े, वहाँ पर हमने कलर चेंज की बात करी थी, लेकिन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हम स्मेल की बात करते हैं. तो वी हैव 3 इंडिकेटर्स विच आर मेंशन्ड इन वन एक्टिविटी गिवन इन योर NCERT. First one is your onion juice, second one is your clove oil and third one is your vanilla essence. तो जब आप एक अनियन जूस को एक एसिड की प्रेजेंस में रखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन दैट एक्टिविटी बुक हैज़ मेंशन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओनली. तो जब अनियन जूस को एक एसिड की प्रेजेंस में लाते हैं तो उसकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं होता है. वाइल अगर आप अनियन जूस को एक बेस की प्रेजेंस में लोगे, एंड यहाँ पर बेस वी हैव टेकन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसकी जो स्मेल होगी वो गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. देयर विल बी द लॉस ऑफ स्मेल, राइट. सेकेंड वन इज़ योर क्लोव ऑयल. क्लोव ऑयल में भी सेम, अगर आप उसे एसिड की प्रेजेंस में रखोगे तो स्मेल में कोई चेंज नहीं रहेगा, स्मेल विल बी देयर ओनली, स्मेल विल रिटेन.
बट इन द केस ऑफ बेस देयर विल बी द लॉस ऑफ स्मेल, राइट, आपकी स्मेल चली जाएगी, खत्म हो जाएगी. सेम इन द केस ऑफ वेनिला एसेंस, अगर आप वेनिला एसेंस को एक एसिड की प्रेजेंस में रखते हो तो कोई चेंज नहीं होगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस देयर विल बी द लॉस ऑफ स्मेल. सो you don't have to think a lot about the olfactory indicators as they are not very important, and also the results are same for all the olfactory indicators कि आपके एसिड की प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं होगा, स्मेल में स्मेल रहेगी, जैसी पहले स्मेल थी वैसी ही रहेगी, लेकिन इन द केस ऑफ बेस आपकी जो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी, वो उसका लॉस हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिएक्शंस. सो फर्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ मेटल. सो व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, आपका एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. लेट्स से आपके पास एक एसिड था HCl, है ना. HCl एक एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने रिएक्ट करवाया कैल्शियम से. कैल्शियम आपका एक मेटल है, आपको पता है ऑलरेडी, है ना. जब कैल्शियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्ट आता है. सॉल्ट इज योर कैल्शियम क्लोराइड. सॉल्ट क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होती है ना, वो आपका आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उसको ही हम सॉल्ट कह रहे हैं यहाँ पर. तो आपका कैल्शियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इन दोनों की रिएक्शन हुई और आपका बन गया कैल्शियम क्लोराइड. जब आपका कैल्शियम क्लोराइड बन गया तो साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट हैपन व्हेन योर एसिड रिएक्ट विद मेटल्स. क्या हुआ कि आपके पास एक सॉल्ट आ गया और हाइड्रोजन गैस आ गई. कैसे बने कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है. जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ गया कैल्शियम क्लोराइड. नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, राइट. इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम HCl के आगे 2 लगा देंगे. अब आई होप आपको बैलेंसिंग आती है. अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो आपको चैप्टर 1 की सारी वीडियोस देखनी चाहिए इसी चैनल पे. नाउ let's move on to activity 2.3 which is given in NCERT only. तो हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, we have to take about 5 milliliter of dilute sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हम टेस्ट ट्यूब में और उसमें हम कुछ जिंक ग्रैनुअल्स डाल देंगे. जिंक ग्रैनुअल्स मीन्स जिंक के पार्टिकल्स डाल देंगे. ठीक है. अब जब हम जिंक के पार्टिकल्स इसमें डालेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. फिर जो गैस हमारी इवॉल्व होगी उसको अगर हम सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे तब बबल्स फॉर्म होंगे. तो क्यों होंगे. देन टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. जब आप उस गैस बबल के पास एक बर्निंग कैंडल लेकर जाओगे तो क्या होगा. एंड लास्ट वन इज रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड एसिटिक एसिड. CH3COOH हमारा एसिटिक एसिड होता है. तो क्या ऑब्जर्वेशन सेम होंगी या नहीं होंगी. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी 2.3 एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड many times we have seen the question in the boards related to this activity only. So this is the activity and this is the diagram which is given in NCERT. तो what will happen, अभी हमने पढ़ा कि जब हम एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट आ जाएगा और साथ में ही क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस. सो उसी बेसिस पे आई हैव रिटन दिस रिएक्शन. जिंक हमारा मेटल है, मेटल की रिएक्शन हमने एसिड के साथ करी H2SO4 के साथ. जब हमने रिएक्शन करी तो ये जो हाइड्रोजन है आपका ये साइड में निकल गया हाइड्रोजन गैस और जिंक और सल्फेट ने मिलाकर आपका बना दिया जिंक सल्फेट. राइट. सो दिस इज हाउ
वी हैव रिटन दिस रिएक्शन। नाउ अब इस हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? गैस हमें दिखती थोड़ी ना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई है या कोई और सी गैस है? तो अब हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन होती है पॉप साउंड आइडेंटिफिकेशन। सो व्हाट हैपन, जब ये रिएक्शन हुई, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि आपकी टेस्ट ट्यूब है ना, लेफ्ट साइड पे टेस्ट ट्यूब है जिसमें जिंक ग्रैनुअल्स पड़े हैं। जिंक ग्रैनुअल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। जिंक ग्रैनुअल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब से पास हो गई इस सोप सॉल्यूशन में। इस सोप सॉल्यूशन में आपके बबल्स बने। आपको पता है सोप में जब भी गैस होती है तो बबल्स बन जाते हैं। ये जो बबल्स हैं ये सॉल्यूशन से एस्केप आउट कर रहे हैं। इन जो बबल्स में कौन सी गैस प्रेजेंट है? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। जब आप इन बबल्स के पास इन हाइड्रोजन गैस फिल्ड बबल्स के पास एक कैंडल लेकर आओगे, बर्निंग कैंडल लेकर आओगे, सो यू विल हियर द पॉप साउंड। और वही क्या है? वही आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है हाइड्रोजन गैस की। सो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस? व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर हाइड्रोजन गैस, वी हियर अ पॉप साउंड. This is what is written on the screen also. You should write down in your notebook because this is very important. Now let's answer all the questions which were asked in activity 2.3. First question, what do you observe on the surface of zinc granule? जब हमने zinc granule टेस्ट ट्यूब में डाल दिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे कि गैस रिलीज होगी। गैस रिलीज होती है किसी भी लिक्विड के अंदर तो हम बबल्स ऑब्जर्व करते हैं, राइट? तो बबल्स कौन सी गैस के हैं? हाइड्रोजन गैस के। तो इसका आंसर क्या हो गया? वी विल observe bubbles of hydrogen gas. Now second question, why are bubbles formed in soap solution? soap solution में bubbles form क्यों हुए? हाइड्रोजन गैस जो आपकी है, जो कि सोप सॉल्यूशन में हमने डाल दी है, वो एस्केप आउट करना चाहेगी, जिस वजह से क्या हो जाएंगे? बबल्स बन जाएंगे। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन वी टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल्स? जब हम गैस फिल्ड बबल्स के पास बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे पॉप साउंड। सो दीज आर दी आंसर्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया, आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस सेम और डिफरेंट? क्या ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगी अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl ले लें या HNO3 ले लें या फिर एसिटिक एसिड ले लें? तो इसके लिए लेट्स राइट द रिएक्शन। सो फर्स्ट रिएक्शन फॉर जिंक विद HCl क्या होगी? जिंक के साथ जब हम HCl की रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, है ना? और हमारा क्या सॉल्ट बन जाएगा? जिंक क्लोराइड। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आई वॉन्ट एवरीवन टू बैलेंस it by yourself. Again, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं होती है, so you can visit the videos of, you can just go through the videos of chapter 1. सो दिस इज व्हाट द रिएक्शन विल बी देयर, क्योंकि है तो मेटल ही और मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन हुई है तो ऑब्वियसली सॉल्ट बनेगा और आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, जो हमने बना दिया। दूसरे केस में क्या है आपका? जिंक की रिएक्शन हमने करी HNO3 से। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। जब हमने जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करी तो हमारे पास बन गया जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट कैसे बन गया? जिंक की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारा बन गया जिंक नाइट्रेट। अगेन, अगर आपको फॉर्मूला बनाने नहीं आते हैं तो यू शुड विजिट चैप्टर 1 वीडियोज। and you have hydrogen gas released. In the case of acetic acid के केस में आपने क्या करा? जिंक की रिएक्शन करी एसिटिक एसिड के साथ और आपके पास बन गया जिंक एसिटेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो अगर ये हमसे पूछ रहे हैं क्या ऑब्जर्वेशन हर केस में सेम है, तो हाइड्रोजन गैस तो हर केस में ही रिलीज हो रही है, बट आपको पता है कि आपका जो नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड HCl जो है वो आपके सल्फ्यूरिक एसिड के जितने ही स्ट्रॉन्ग है ना?
तो वहाँ पर तो आपकी हाइड्रोजन गैस सेम अमाउंट में रिलीज होगी, इतनी जल्दी जल्दी रिलीज होगी। बट इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपका एक वीक एसिड है, जिसकी वजह से आपकी हाइड्रोजन गैस इतनी विग्रसली नहीं रिलीज होगी और आपको पॉप साउंड सुनाई तो देगी, क्योंकि ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो रही है, लेकिन कम सुनाई देगी या फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद सुनाई देगी, ठीक है। So that is what the explanation I have written on the screen. You can write down in your notebook that hydrogen gas released in case of acetic acid will not be as vigorous as in case of hydrochloric acid and nitric acid. आपके एसिटिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस इतना विगरसली नहीं रिलीज होगी जितना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के केस में रिलीज हुई है, क्योंकि आपका जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है इन विच रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी स्लो, जिसमें हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे रिलीज होगी, ड्यू टू विच आपको लेस पॉप साउंड सुनाई देंगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ your acids react with metals. So